सेक्शन क्या है इसका, कंडीशन एज टू टाइटल का? सेक्शन 14A। करेक्ट, आगे। एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। करेक्ट, आगे। ठीक है, आगे। नहीं, एग्जाम्पल हो चुका अपना, अपन नहीं पढ़ेंगे। आगे, सेकंड, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। रुक जा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन का सेक्शन, सेक्शन 15, सिर्फ 15 है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का मतलब स्पेसिफिकेशन, मतलब ये गुड्स कौन से, स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड गुड्स है, स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, आगे। हाँ, हाँ। तो इसमें एक ही चीज फुलफिल करनी है, वो क्या है? द गुड्स शाल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। जो गुड्स है वो मैच होने चाहिए किससे, जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया था उससे। ठीक है, आगे। आगे। विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन, मतलब वो डिस्क्रिप्शन से गुड्स मैच नहीं हो रहे। नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल। द बल्क शाल करस्पॉन्ड विद द सैंपल। यहाँ पर बल्क का मतलब बहुत सारा है, मतलब स्टॉक है, लमसम क्वांटिटी में हो सकता है। तो लमसम क्वांटिटी शुड मैच विद द सैंपल। इसका मतलब नहीं समझा मेरे को? जैसा आपने सैंपल देखा था बस वैसे ही आपके बल्क होने चाहिए। तो पूरे गुड्स आप चेक करने के लिए चेक कर सकते हो क्या, पूरे गुड्स रैंडमली चेक करते हैं। हाँ, आगे। हम्म तो 3 कंडीशंस इसमें फुलफिल करना कंपलसरी है। कौन सा है ये? सेल बाय, क्या है सेल बाय, क्या है सेल बाय सैंपल है। कितनी कंडीशंस है? 3। 3 कंडीशंस। पहला कि पहली चीज, द गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल। द गुड्स शैल करस्पॉन्ड विद द, मतलब गुड्स मैच होने चाहिए किसको, सैंपल को। ठीक है, तो मैच विद सैंपल। ठीक है, दूसरा क्या बोला? द बायर शुड हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक। तो यहाँ पर हो गया रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक। अपॉर्चुनिटी टू चेक, चेक क्या करना है उसको, कि जो सैंपल उसको मिला था उससे उसका बल्क मैच होता कि नहीं। समझा ना? ये चेक करने का उसके पास में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ठीक है, ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी वाली चीज और कहाँ पढ़ी थी अपन ने पहले? कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में कहाँ पढ़ी? याद करो। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में पढ़ी थी। याद करो, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जब भी प्रोमिसी अगर अपनी सर्विस देने आया है तो प्रोमिसर रीजनेबल पोजीशन में होना चाहिए उस सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए। पहली चीज। और दूसरी चीज थी कि प्रोमिसर के पास में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए चेक करने के लिए कि प्रोमिसी ने जो सर्विस दी है उसी सर्विस की हमारी बातचीत हुई थी। समझ आया क्या? प्रोमिसी ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की है वो सर्विसेज को चेक करने का पूरा पूरा हक है इसको, प्रोमिसर को। तो उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू चेक कि जो प्रोमिसी ने प्रॉमिस किया था वही प्रॉमिस प्रोमिसी ने फुलफिल किया है या नहीं। क्लियर? ऐसा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैच हो रहा, वो बिल्कुल हो रहा। ठीक, तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक दैट द सैंपल करस्पॉन्ड्स विद द बल्क, या फिर द बल्क करस्पॉन्ड्स विद द सैंपल। ठीक, अब तीसरा, तीसरा ये है कि यहाँ पर जो गुड्स की बात की जा रही,
सप्लाई करने के। तो ये जो गुड्स होने चाहिए, वो गुड्स जो है वो फ्री ऑफ डिफेक्ट होने चाहिए। फ्री ऑफ डिफेक्ट मतलब फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, बिना किसी डिफेक्ट के गुड्स होने चाहिए। इनका मतलब है द गुड शुड बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। द गुड शुड बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। तीन कंडीशंस है, तीनों कंडीशंस लर्न हुई क्या? पहली कंडीशन क्या है? द गुड्स द बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल, और दूसरा द बायर शुड हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक दैट द बल्क करस्पॉन्ड्स विद द सैंपल, और तीसरा गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी। तो अपन ने यहाँ पर कितनी कंडीशंस पढ़ ली? तीन। अगेन मैं फिर से रिवाइज करा रहा, ये जो कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं, ये कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस किसके ऊपर अप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ऑन मतलब ये कंडीशंस किसको फुलफिल करनी है? सेलर को। और ये चीज चेक कौन करेगा? बायर, कि कंडीशंस फुलफिल हो रही या नहीं। और अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो बायर सीधा गुड्स रिजेक्ट कर सकता है। बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, मतलब बायर कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। कल पढ़ा था अपन ने, रेसिशन, याद है? समझ आया? पक्का क्लियर है? देखो सारी चीजें मैच होती, सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखने की जरूरत है। तो पहला हो गया सेल बाय, सबसे पहला था कंडीशन एज टू टाइटल, सेक्शन था 15, 14 है, वेरी गुड। उसके बाद था सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15, और अभी है सेल बाय सैंपल, सेक्शन, समझ आया? 14A, 15 और 17, क्लियर? कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, क्लियर? और सेल बाय सैंपल के लिए तीन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन है द बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल, दूसरा द बायर शुड हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक, और तीसरा द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब टूटे फूटे गुड्स नहीं होने चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट, उसके बाद सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। इसमें कुछ नहीं, ये दोनों का भी मर्ज कर दो और बस वही पार्ट है। सेल बाय सैंपल और सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये दोनों सेक्शंस को मिला दो तो बन जाता सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। मतलब क्या? जब बायर गुड्स खरीदने जाएगा तो वो डिस्क्रिप्शन भी देगा प्लस सैंपल भी देखेगा। तो सेलर की क्या जिम्मेदारी है? गुड्स सिर्फ सैंपल के हिसाब से नहीं, डिस्क्रिप्शन से भी मैच होने चाहिए। सैंपल से ही नहीं, डिस्क्रिप्शन से भी मैच होने चाहिए। इसका सिंपल एग्जांपल है, जब हम मोबाइल फोन खरीदते हैं अगर लाइव दुकान से, तो क्या होता, वहां पर जाने के बाद वो हमको डमी पीस बताता है। अब डमी पीस अगर पिंक कलर का है तो लड़के खरीदेंगे क्या? तो लड़के क्या बोलेंगे? पीस तो अच्छा है, मतलब फोन अच्छा है, डिजाइन बढ़िया है और इसके फीचर्स भी पसंद आ गए, सिर्फ मेरी एक डिमांड है कि मुझे ब्लैक कलर का चाहिए। तो उसने क्या किया? डिस्क्रिप्शन दे दिया, क्या? ब्लैक कलर। बाकी का फोन सैंपल में देख लिया, डमी पीस देख लिया, डेमो पीस देख लिया, मान लो। समझ आ रहा क्या? सैमसंग के स्टोर में गए कभी? स्टोर में देखा उधर लाइव पीस रखे रहे होते हैं, आप उसको ऑपरेट भी कर सकते हो, मतलब चलाकर देख सकते हो। लेकिन आपको कलर पसंद आएगा जो पड़ा है वहां पर, ये जरूरी है क्या? नहीं। तो आपको व्हाइट कलर अगर पसंद आ रहा है तो आप ब्लैक लेंगे क्या? नहीं। तो फिर आप क्या डिस्क्राइब करो, क्या बोलोगे उसको? भाई मेरे को ब्लैक कलर दे। तो आपने सैंपल देख लिया, हाँ, और साथ ही साथ आपने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया कि क्या कलर चाहिए आपको, व्हाइट। अभी समझा क्या? पक्का? तो जब वो सेलर आपको गुड्स दे रहा है, मतलब वो नया फ्रेश डब्बा निकाल रहा मोबाइल का, तो उसके मोबाइल के डब्बे में से क्या क्या निकलना चाहिए? पहली चीज जो सैंपल में उसने बताया वो, और दूसरा कलर जो आपने मांगा वो। कुछ बात समझ आई? पहला क्या और दूसरा क्या? समझ गया? पक्का? तो ये था सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। सेक्शन क्या है? सेक्शन जाएगा उसका, क्लियर? पक्का? नेक्स्ट, क्वालिटी और फिटनेस, बराबर है? तो क्वालिटी और फिटनेस को लेकर, मतलब किसकी क्वालिटी? गुड्स की क्वालिटी और गुड्स के फिट फॉर पर्पस। फिटनेस का यहाँ पर क्या मतलब है? फिट फॉर पर्पस।
इन दोनों चीजों को लेकर एक्चुअली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन। समझा क्या? कोई इम्प्लाइड कंडीशन इस चीज के लिए है नहीं। मगर अगर बायर ने 3 कंडीशंस फुलफिल कर दी, 3 कंडीशंस अगर बायर ने फुलफिल कर दी तो फिर वो इम्प्लाइड कंडीशन बन जाएगा। अगर बायर ने 3 कंडीशंस का फुलफिलमेंट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? इम्प्लाइड बन जाएगा। मैंने नो काट दिया, देखा क्या? क्या बन जाएगा? वो इम्प्लाइड बन जाएगा। कब? अगर बायर 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है तो। लेकिन अगर बायर 3 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता तो वो क्या रहेगा? देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। सबसे पहले क्वालिटी और फिटनेस का सेक्शन बताएंगे। क्या सेक्शन है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। ये क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? पक्का बोलो। तो 3 कंडीशंस क्या है? पहली, बायर शुड रिलाय। रिलाय का मतलब डिपेंड। डिपेंड किस पे? सेलर पे। ऑन सेलर। बायर शुड रिलाय ऑन सेलर। काय के लिए रिलाय करना है सेलर पे? तो फॉर, करेक्ट। मतलब क्या होता, कभी कभार हम जब मार्केट में गुड्स खरीदने जाते हैं तो हम सिर्फ गुड्स को डिस्क्राइब कर पाते हैं। एग्जैक्टली हमको गुड्स का नाम नहीं पता होता है, या फिर हमको गुड्स कौन से ब्रांड के ये भी नहीं पता होता है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता हमारे दिमाग में, हम जम्बल अप हो जाते। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या बताते? ऐसा दिखता, गोल शेप का है, आपके पास देखा है मैंने पहले, अपन ये सब बातें बोलते हैं उसको। तो इसमें आप सिर्फ उसको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे पा रहे हो, लेकिन आपने टोटली किसको बता दिया? वो सब सेलर को। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेलर आपकी उस नीड को फुलफिल करेगा। मतलब आप जो डिस्क्रिप्शन बोल रहे हो सेलर को, मतलब दुकान पे जाकर शॉपकीपर को जो चीजें आप बता रहे हो, उस बेसिस पे सेलर एक परफेक्ट गुड्स निकाल के आपको देगा। तो आपने यहाँ पर किस पे रिलाय कर लिया? किस पे डिपेंड कर लिया? किस पे डिपेंड किया आपने? कंप्लीटली सेलर के स्किल और जजमेंट पर। तो सेलर्स स्किल एंड जजमेंट, ये क्लियर है? सेलर्स स्किल एंड जजमेंट, पक्का क्लियर है क्या ये? तो पहली कंडीशन क्या होगी? द बायर शुड रिलाई ऑन द सेलर्स स्किल एंड जजमेंट। जोर से बोलो, द बायर शुड रिलाई ऑन द सेलर्स स्किल एंड जजमेंट। फिर से बोलो, द बायर शुड रिलाई ऑन द सेलर्स स्किल एंड जजमेंट। एक और बार, द बायर शुड रिलाई ऑन द सेलर्स स्किल एंड जजमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है। सेकेंड नंबर का पॉइंट, बायर ने सेलर को गुड्स का क्या बताना है? पर्पस। मतलब इन शॉर्ट, पर्पस एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा। पर्पस जो है वो एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा। ये समझ आया क्या? मैंने मेरे दिमाग में तुमको पूरा सोगा चैप्टर पढ़ा दिया, ऐसा चलेगा क्या? फिर तो तुम अपने दिमाग में कुछ सोच लेंगे, फिर तुम शॉपकीपर से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो गुड्स निकाल के दे। जादू है कोई? टेलीपैथी है तुम्हारी उसके साथ? रिश्ता है खून का? नहीं। फिर उसको कैसे समझ आएगा कि तुमको क्या चाहिए? तुमको उसको बताना। एग्जैक्टली exactly. So you have to make known to the seller the purpose for which you are buying the goods. तुम जिस पर्पस के लिए गुड्स खरीदना चाहते हो वो पर्पस तुमको किसको बताना है? सेलर को बताना है। कौन बताएगा? बायर बताए। तो बायर मस्ट मेक नोन टू द सेलर, द बायर मस्ट मेक known to the seller what he should make known to the seller, purpose of the goods. Clear? और तीसरी कंडीशन क्या है? the seller should be an ordinary dealer in that particular goods. तो मोबाइल वाले की शॉप पर क्या मिलेगा? वहां सब्जी खरीदने जा सकते। तो मोबाइल वाले के लिए, मतलब जैसे हम बोलते हैं वो मोबाइल वाला, मतलब वो मोबाइल वाला बोले तो क्या उसके यहाँ पे मोबाइल मिलेगा? हो सकता मोबाइल के एसेसरीज मिले, कवर मिल जाए, वेराइटी ऑफ फोन्स मिल जाए, स्मार्ट डिवाइसेस और मिल जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन रहती है हमारी, करेक्ट है? यही दिमाग में आता। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो मोबाइल वाला है
वो मोबाइल फोन्स में ऑर्डिनरी डीलर है, उसका मोबाइल का दुकान का नाम ही है मोबाइल वाला। तो दुकान के नाम से क्या समझ में आ रहा, मोबाइल का है दुकान, समझ आया, स्मार्टफोन का दुकान। तो फिर इसके दुकान के नाम से क्या समझ आ रहा कि यहाँ पर क्या मिलेंगे, स्मार्टफोन। तो ही इज एन ऑर्डिनरी डीलर इन दैट गुड्स। कौन, सेलर। ये क्लियर है क्या, ये तीनों कंडीशंस अपने को क्लियर करनी है पहले, समझ आई क्या। तो आप कैसे लिखोगे आंसर, आप लिखोगे क्वालिटी और फिटनेस, सेक्शन क्या है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा, आप क्या लिखोगे कि क्वालिटी और फिटनेस को लेकर वैसे कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है, सो देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये ठीक। But even if there is no implied condition, it can be made implied by the buyer on the seller by fulfilling three conditions. First, the buyer should rely on the seller's skill and judgment. दूसरा, the buyer should make known to the seller the purpose for which he is buying the goods. मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया पर्पस। और तीसरा, द सेलर शुड बी एन ऑर्डिनरी डीलर इन दोज गुड्स। तो ऑर्डिनरी डीलर इज द कीवर्ड। तीन वर्ड समझ आए क्या, तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पहला है रिलाय, दूसरा है पर्पस और तीसरा है ऑर्डिनरी डीलर। रिलाय कौन किस पे कर रहा, बायर सेलर पे। दूसरा, पर्पस कौन बताएगा, बायर सेलर को। और तीसरे नंबर पे ऑर्डिनरी डीलर कौन होगा, सेलर। समझ गया, याद हो गया क्या, पक्का बोलो। अब ये पढ़ ले, क्वालिटी और फिटनेस पूरा थ्योरी पढ़ ले, क्योंकि ये आईएमपी है और इवन सेल बाय सैंपल भी आईएमपी है, मैंने पहले ही बताया था ये। ठीक है, पढ़ ले। ऑर्डिनरीली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, वही पॉइंट्स बता रहे हैं वो जो मैंने बताया था आगे। द सेलर हैज बीन ऑर्डिनरीली डीलिंग इन दोज गुड्स। मतलब क्या हो गया, फिट फॉर पर्पस होने चाहिए। ठीक है, आगे। रुक जा, ये अभी कहाँ पढ़ रहे हैं अपन। तो जो आखिरी लाइन पढ़ा प्रोवाइडेड से पहले, वो ध्यान से पढ़ो एक बार। प्रोवाइडेड से पहले इसका मतलब बताएंगे। अगर बायर ने पर्पस बताया है तो इट बिकम्स इम्प्लाइड ऑन दी सेलर कि उसको वही पर्पस को फुलफिल करने वाले गुड्स देने। कुछ समझ आई क्या बात, जब बायर ने पर्पस बता दिया है, द बायर हैज मेड नोन द पर्पस ऑफ द गुड्स टू whom, टू द सेलर, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर, इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द सेलर टू प्रोवाइड दोज गुड्स which are fit for the buyer's purpose। ठीक है, ये लाइन लिखा हुआ है। अब आगे बढ़। फिर ये पढ़ लिया, इसके बाद का, इसके इमीडिएटली बाद का लाइन, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। इसका मतलब अगेन जो हमने तीन कंडीशंस ऊपर पढ़ी है, वही तीन कंडीशन वो नीचे फिर से बताएगा, पढ़ ले, वही है। इन शॉर्ट, पहला है पर्टिकुलर पर्पस, दूसरा है रिलाय ऑन द सेलर सेल्स एंड जजमेंट और तीसरा है ऑर्डिनरी डीलर ऑफ दैट गुड्स। खत्म, समझ गया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 खत्म। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, राइट। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, ये एक ऐसी कंडीशन है जो ऑब्वियस है कि इंप्लाइड है। देखो,
जैसे मैंने रिसेंटली एक XYZ कंपनी का पंखा खरीदा, फैन, ठीक है। क्या हुआ, वो पंखे में से आवाज आ रहा है। मैंने नया खरीदा, सेकेंड हैंड नहीं, पैसे भी पूरे दिए नगद। तो मेरे को गुड्स कैसे मिलने चाहिए थे? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। क्या मिलने चाहिए थे? इसका पहला मतलब क्या निकला? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। ये समझा क्या? फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, ये पहला मतलब निकला मर्केंटेबिलिटी का, ठीक है। दूसरा मतलब क्या, कि अगर मैं, जो फिलहाल की कंडीशन में बायर है, मतलब उसने किसी से तो ये गुड्स खरीदे होंगे, बराबर है। मैं ये हुआ बायर हूं, तो मैंने जिससे गुड्स खरीदे उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि उसने मुझे गुड्स फ्री फ्रॉम डिफेक्ट भेजने चाहिए, ताकि अगर मैं एक रीसेलर बनूं, अगर मैं इस गुड्स को और फर्दर बेचने निकालूं, तो क्या होगा? तो ये बिकने चाहिए। समझा क्या? सेल पॉसिबल होना चाहिए। हाँ, रीसेल ही बोलेंगे उसको, लेकिन यहाँ पर मेरा रीसेल का मतलब वो नहीं है कि कम दाम में, मेरा मतलब है कि ये अपने दुकान में रख के बेचना चाहता है तो बिकने चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर समझ में आता, जब हम ये बात करते हैं कि सेल पॉसिबल होना चाहिए, ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन, मतलब दूसरा मीनिंग फॉर मर्केंटेबिलिटी। एक मीनिंग हो गया फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, और दूसरा होना सेल पॉसिबल होना चाहिए। ये हो गया मर्केंटेबिलिटी का मीनिंग। तो ये बताने की जरूरत है क्या? तो मैंने क्या किया होगा, पंखे में, पंखे में कट 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 आवाज आ रहा है, नया पंखा है, ब्रांड न्यू है, कंपनी भी अच्छी है, ऊपर से मेरे समाज वाली कंपनी, बताओ अब, अपने वालों के साथ धोखा कर। तो अभी क्या करूं? रिटर्न करूं ना? मैंने गुड्स रिजेक्ट किए, मैंने डायरेक्ट बोला मेरे को रिपेयर विपेयर नहीं चाहिए, मेरे को गुड्स रिप्लेस करके चाहिए। क्यों? डब्बे में से खोलने के तुरंत बाद फैन फिट हुआ और तुरंत आवाज आ रहा, मतलब गुड्स कहाँ से डिफेक्टिव आए? शुरुआत से ही डिफेक्टिव आए थे, तो ये गुड्स मैं एक्सेप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। आप ये गुड्स रिटर्न कर सकते हो बिंदास। रीजन, आपने पूरे पैसे दिए थे, तो आपके गुड्स मर्केंटेबल होने चाहिए। समझा? मैं फ्रेश कंज्यूमर, ऊपर से मतलब मैंने फर्स्ट हैंड गुड्स बाय किए, फ्रेश न्यू, तो फिर तो मैं ये आवाज एक्सेप्ट एक्सेप्ट करूं क्या? नहीं करना चाहिए सर, ये गुड्स रिटर्न हो जाने ही, क्योंकि इसमें रिपेयर बोले तो क्या हो जाएगा? एक बार तुमको भी मालूम है कोई चीज रिपेयर हो गई, तो फिर गड़बड़ हो सकती है दोबारा भी, फिर कब जा कहाँ जाएंगे अपन मांगने को? जा सकते क्या? नहीं। तो इससे अच्छा बेटर क्या है, रिप्लेस करो। ठीक है, समझ गया। तो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, ये मेन पॉइंट है। तो सेक्शन क्या है इसका? 16 सबसेक्शन 2। तुम सोच सकते हैं कि पहले अपन ने पढ़ा सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, और ये तुरंत आ गया 16 सबसेक्शन 2। इन दोनों सेक्शन का कोई रिलेशन है क्या? मर्केंटेबिलिटी इज समवेयर सिमिलर टू व्हाट? टू क्वालिटी। समवेयर सिमिलर बोला, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट का मतलब क्या होता? देखो, जब हम ये बोलते क्वालिटी गुड्स है, तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक, एकदम बेस्ट है, बराबर है, कंडीशन में है, और दूसरा एकदम ब्रांडेड है। ये दो मीनिंग निकलते हैं हम जब बोलते ओह क्वालिटी गुड्स है हमारे, तुम्हारे जैसा नहीं है, रस्ते के गुड्स नहीं है, रस्ते का माल सस्ते में वाला नहीं है, मैंने बकायदा शोरूम से खरीदा, बिल पे किया, टैक्स भी दिया, तो मतलब गुड्स एकदम ब्रांडेड है, मतलब क्वालिटी वाले हैं। एक क्वालिटी का मतलब ये निकालते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक्चुअली क्वालिटी का मतलब क्या है, कि वो जो गुड्स है वो फ्री ऑफ डिफेक्ट होने चाहिए, अल्टीमेटली क्या, मर्केंटेबल होने चाहिए। समझ गया? पक्का? इसके लिए वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंडीशन एज टू
वर्ड है होल समनेस। नहीं समझा मेरे। चल पढ़ एक बार होलसमनेस। हम्म। इसको कोई सेक्शन नहीं है, पहली चीज सबसे आसान है ये। मैंने पहले जब समझाया था ये प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने बोला था कि मिनिमम स्टैंडर्ड के गुड्स होने चाहिए। ये यहाँ पर ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या ले, कि अगर गरीब से गरीब या अच्छे से अच्छा आदमी भी इसको खाए तो किसी को भी उससे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए, हेल्थ इंजुरी नहीं होना चाहिए। सर फिर सिगरेट, उस पे लिखा हुआ रहता पैकेट पे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फेफड़े खराब हो जाएंगे, तुम मुकेश बन सकते हो अगले, तुम्हारी भी ऐड आएगी पिक्चर चालू होने से पहले, इतना सारा टार बरोबर है। हाँ, तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंजुरी टू एनी पर्सन्स हेल्थ। तो स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड सेट कौन करता, तो बहुत सारे मार्क्स हैं। जैसे एक मार्क आप जानते हो FSSAI, ये देखा है आपने, फूड मार्क है ये। तो बहुत सारे और भी फूड मार्क्स होते हैं। ये फूड मार्क अगर आपको आपके प्रोडक्ट पर मिल जाता है, पैकेज्ड फूड पर मिल जाता है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्वालिटी चेक हो चुका है और वो सारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ आएगा। सर चिप्स का एक एक पैकेट चेक होता क्या, नहीं, रैंडमली लॉट में से उठाया जाता है और वो चेक किया जाता, और उसके इंग्रेडिएंट्स फैक्ट्री में जाके चेक किए जाते कि भाई ये क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। समझा क्या। एक और चीज है, आपको ये देखने मिलेगा एडेड प्रिजर्वेटिव्स, और एक और देखने मिलेगा नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। दोनों में से खराब कौन सा है, ये थोड़ा हार्मफुल है, करेक्ट है। और दोनों में से अच्छा कौन सा है, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, ये वाला पार्ट अच्छा है, करेक्ट, यही माना जाता। ये पैकेट पर लिखा होता है, तो ये लिखने से क्या होता सर, क्या उनकी गलती सही हो जाती, सामने वाले को खाने से पहले ये पता रहता कि भाई वो क्या खा रहा है। इवन कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, कैलोरीज कितनी है, फैट्स कितने हैं, विटामिन कितने हैं, ये सब कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। रीजन, ये दो चीजों के काम में आते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज कम है तो ये प्रोडक्ट हेल्दी प्रोडक्ट में गिना जाएगा। फिर इवन विटामिन ज्यादा है तो ये प्रोडक्ट अगेन हेल्दी प्रोडक्ट में गिना जाएगा। समझ आया क्या। इंग्रेडिएंट्स छापने से दोनों भी चीजों का फायदा है, एक होलसमनेस तो प्रूव हो ही रही, साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केटेबल हो जाएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे ये हेल्दी है ये अनहेल्दी है, ये बाइफर्केशन आता है ना। हाँ, तो फिर ये वर्ड सुना, जंक फूड वर्ड सुना है ना, क्या रहता है ये, जंगली फूड है, फूड में भी जंगली होता है। हाँ, डोमेस्टिक फूड बोले तो दाल चावल रोटी सब्जी सैलड, दिस इज डोमेस्टिक फूड। और जंक फूड, जंगल वाला, बर्गर, चाइनीज, नूडल्स, चॉपस्टिक, हाँ क्या बोला, चिप्स, बिस्कुट, बिस्कुट वाले कौन से वाले, मैदे वाले बिस्कुट सारे हैं। आजकल वो आने लगे ना व्हीट वाले, हाँ हेल्दी रहते बोले वो। फिर उसमें भी दो वेराइटी निकाले उन्होंने, एक बेक्ड और एक तले हुए, फ्राइड अलग, बेक्ड अलग, ऑयल में डुबाए हुए अलग, सब बताते वो आजकल। इतना ज्यादा डिटेल, तुमको नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही हो रहा, से कितना कंफ्यूजन हो जाता ना। आदमी खरीदने जाता बेचारे को सबसे पहले ऐड ही दिखती उसकी नजर के सामने, बोले नहीं नहीं ये ऐसे तेल में से डुबाया हुआ था, फेंक इसको, वो वही रिजेक्ट कर दे रहा उसको। क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है ना, एक जिंदगी मिले, खाओ बढ़िया। नहीं, नहीं,
लालच किधर आता जंक फूड में। और ये गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर चुकी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जंक फूड खाते। हेल्थ वाले जो कॉशियस लोग हैं, हेल्थ कॉशियस लोग, वो बहुत अलग जाते हैं। और लेकिन मैक्सिमम लोग, इवन हेल्थ कॉशियस लोग भी कभी कभी जंक फूड खा लेते हैं। बराबर है। सबसे कॉमन जंक फूड क्या है? तो जंक फूड के लिए फिर कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी था, और वो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ होलसमनेस से। कि ये भी जो फूड आइटम्स है, जो कंज्यूमेबल्स है, ये कंज्यूमेबल्स होलसम क्वालिटी के होने चाहिए। मतलब खाने लायक, प्लस फ्री फ्रॉम एनी इंजुरी टू हेल्थ। इससे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए। क्लियर? घुस गया? आता माझी नाही सटकली, कशाला सटकली? आता मला कळलं. हा, सगळं काही कळलं. हा, आता लर्न पण झालं असेल. ऑप्शन आहे ना तुमच्या जवळ. हा, किती झाले आता? इम्प्लाइड कंडिशंस किती आहे? 7 आहे ना? हा, पहली, कोई देखेगा नहीं, सब अपने नजरों पे कंट्रोल रखेंगे। आज पहली बार तुमको एहसास होगा लड़कों कि कि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिनको अनदेखा किया जा सकता है। हर खूबसूरत चीज को देखना जरूरी नहीं है। समझ आ रही बात? कंट्रोल की बात है। करो फिर अपने ऊपर। पहला, कंडीशन हैज टू टाइटल। सेकंड, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय। पहले दोनों को अलग अलग बताओ, फिर दोनों को एक साथ बता दो। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन हैज टू, सेक्शन बताओ। 14A करेक्ट। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15। वेरी गुड। थर्ड, सेल बाय सेक्शन 17 करेक्ट। अब इसके तीन कंडीशंस बताओ। द बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल। दूसरा, बायर शुड हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक। और तीसरा, हाँ, वेरी गुड, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। गुड शुड बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। ठीक है, ये हो गई सेल बाय सैंपल की तीन कंडीशंस फुलफिल। नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय सेक्शन 15 अगेन। नेक्स्ट, क्वालिटी और फिटनेस। अब ये पूरा बताना है, क्वालिटी और फिटनेस। देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सेक्शन क्या है? 16 सबसेक्शन 1। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि इम्प्लाइड कंडीशन बने, तो बायर को तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी, पर्पस, और तीसरा, ऑर्डिनरी डीलर। रिलाय कौन किस पे? बायर सेलर पे। दूसरा, पर्पस कौन किसको बताएगा? बायर सेलर को। और तीसरा, ऑर्डिनरी डीलर इन दोज गुड्स। ये क्लियर हुआ क्या? पक्का? प्रॉब्लम कोई? अब बचे क्या? दो। एक है मर्केंटेबिलिटी, और आखिरी होलसमनेस। मर्केंटेबिलिटी का सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, और आखिरी होलसमनेस। सबके वर्ड्स याद रहेंगे अब? पक्की बात? चलो, फ्रेश इम्प्लाइड वारंटीज पे आ जाओ। इम्प्लाइड वारंटीज रीड कर। पहली इम्प्लाइड वारंटी होंगी क्वाइट पोजीशन, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। हाँ, रुक जा, वारंटीज पढ़ाने से पहले ये वर्ड सुन लो। क्या याद आता जैसे ही आप वर्ड वारंटीज को देखते हो? मेरा क्लास चालू है, मेरा क्लास चालू है, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। बताओ, वारंटीज मतलब क्या होता? कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। ठीक है, और क्या याद आता? ऑप्शनल। करेक्ट है। ये हो गया वारंटी को देखकर। और ऊपर से ये कौन सी वारंटी है? क्या है? इम्प्लाइड वारंटी। मतलब ये वारंटीज को एक्सप्रेसली बताने की जरूरत, ये वारंटीज को एक्सप्रेसली बताने की जरूरत नहीं। ये ऐसी वारंटीज है जो ऑर्डिनरीली अग्रीमेंट के साथ जुड़ी हुई है। ऑर्डिनरीली अग्रीमेंट को जुड़ी हुई है। कौन से अग्रीमेंट को? सेल के अग्रीमेंट को, या फिर बोलो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई है। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक, एक्सप्रेसली बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज इम्प्लाइड। पहली है अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। समझा क्या? सर मैंने क्लास का फीस पे किया है, तो बाजू वाले को बोलो डिस्टर्ब ना करे।
यही रहता अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। मतलब मैं जब अपनी सीट पर आकर बैठूं तो मेरे को बाजू वाला डिस्टर्ब करेगा तो मैं कान पट्टी में बजाऊंगा उसके, ठीक है। तो फिर ज्यादा मचमच करने का नहीं बाजू वाले, ठीक है। तो अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। अब ये अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन बोला है, पोजेशन किस चीज के लिए यूज किया वर्ड? गुड्स के लिए। किसके लिए? गुड्स। तो अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन ऑफ वर्ड्स, ऑफ गुड्स। मैंने गुड्स बाय किए हैं या रेंट किए हैं? ऑब्वियसली क्या किए? बाय किए। तो बाय किए तो मेरे को फुल राइट्स मिलने चाहिए या पार्शियल राइट्स मिलने चाहिए? फुल राइट्स का मतलब क्या होता? भाई मैं ये गुड्स का कुछ भी करूं, तेरे को क्या लेन देन है? बेसन में डुबा के पकोड़े बनाऊं, मेरा प्रॉब्लम है ना वो, क्योंकि मैंने ये गुड्स के पूरे पैसे, तो ये गुड्स का पूरा अधिकार मेरा है। कुछ समझ आया? तो मैं इसका कुछ भी करूं, बाजू वाले को कोई तकलीफ नहीं होनी। कुछ समझ आया क्या? पक्का? तो दैट वाज implied warranty as to undisturbed possession। undisturbed possession, possession मतलब डिलीवरी। याद करो, possession मतलब डिलीवरी। possession मतलब आसान भाषा में मेरे ये जो पेंसिल है ये मेरे अभी possession में। समझ आया क्या? इवन आज तो ये पेंसिल मेरे ओनरशिप में भी है। क्यों? ये डिवाइस और ये पेंसिल दोनों मेरा है ना, ठीक है। समझा क्या? ऐसा। तो फुल राइट्स है मेरे पास। अब मैं ये पेंसिल को ऐसे तोड़ू या फिर मैं इस पेंसिल को चॉकलेट समझ के खा लूं, किसको कोई जा रहा कुछ? मैं कुछ भी करूं, ठीक है। नहीं, मैं लिख रहा, बीच में से ये उठ के आया, बोले जी सर पेंसिल बहुत अच्छी लग, कलर एक नंबर है, मैं लेके जाऊं क्या? एकदम अचानक बीच में लिखते लिखते ही हाथ से गिर लिया, ऐसा चलेगा क्या? क्यों? वो क्या कर रहा? डिस्टर्ब कर रहा। क्या डिस्टर्ब कर रहा? क्लास। अबे क्लास डिस्टर्ब, क्लास भी डिस्टर्ब कर रहा। इवन मेरे को मेरे ही गुड्स के फुल राइट्स एंजॉय करने। समझा क्या? पक्का? क्लियर है? ठीक। दूसरा वारंटी क्या है? क्या? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस, या फिर बोलो एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस का मतलब क्या होगा? फ्री टाइटल। फ्री टाइटल का मतलब क्या होता? नो मॉर्गेज, नो, हाँ, नो चार्ज, अगेन नो लियन। समझ आया क्या? ये सारी चीजें इसका पार्ट है। क्या क्या वर्ड्स है एक बार देख लो ध्यान से। एनकम्बरेंस के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज किए मैंने? सबसे पहला क्या लिखा है? फ्री टाइटल। दूसरा क्या लिखा? मॉर्गेज। दूसरा क्या लिखा? तीसरा क्या लिखा? चार्ज। और चौथा क्या लिखा? लियन। जिन लोगों ने 12th पास किया हुआ है उनको चार्ज का मतलब पता है। चार्ज मतलब क्या? एसपी का वर्ड है ये चार्ज। चार्ज मींस व्हाट? 12वीं पास किए ना कॉमर्स में से, बताओ अब चार्ज का मतलब क्या है? एसपी में पढ़ा हुआ है। चार्ज एक होमोफोन है या होमोनिम है? एक वर्ड है और अनेक मीनिंग है उसके। हाँ तो क्या है? करेक्ट। तो होमोफोन में क्या होता? एक मीनिंग चार्ज का क्या है? पहला, फोन चार्ज करना। दूसरा मीनिंग चार्ज का क्या है? फीस लगाना, फाइन लगाना। तीसरा मीनिंग जो तुमने एसपी में पढ़ा था, बट क्या मालूम एसपी किसने पढ़ाया, मैंने तो नहीं पढ़ा तुमको, ठीक है। तो चार्ज, चार्ज का मतलब होता कि यहाँ पर मॉर्गेज क्रिएट किया गया है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रॉपर्टी में खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ और वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी बैंक में गिरवी है, क्या मैंने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? क्यों? वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है, जिसके राइट्स ऑलरेडी किसी बैंक को ट्रांसफर्ड है। और जब तक कि वो बैंक खुद ये राइट्स फ्री नहीं कर देता तब तक के मैंने ऐसी प्रॉपर्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है ना, उसके ऊपर किसी और का अधिकार है। तो मैं अपना अधिकार कैसे जमाऊंगा जब तक कि वो अपना अधिकार नहीं छोड़ देते तब तक। कुछ समझ आया क्या? पक्का?
अभी फिलहाल ये पोजीशन में जो मैं बैठा हूं अभी फिलहाल इस क्लासरूम के इस चेयर पर कोई और आकर बैठ सकता क्या? नहीं। क्यों? अभी फिलहाल अधिकार किसका है? मेरा, क्योंकि टाइम मेरा है। करेक्ट है। तो इस पर अभी किसका अधिकार चल रहा है? मेरा। हाँ, मैंने अपना अधिकार इस पे से छोड़ दिया तो कोई भी आ सकता, लेकिन जब तक मैं नहीं छोड़ता तब तक के कोई आ सकता क्या? एग्जैक्टली पॉइंट यही है। तो जब मैंने कोई चीज गिरवी रखी हुई है, वो गिरवी रखा हुआ इज कॉल्ड एज मॉर्गेज, एंड मॉर्गेज इज नथिंग बट चार्ज। आपने ये पढ़ा था सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए। अब ये मत बोलना डिबेंचर क्या रहते, एक एक के कान पट में मारूंगा। 12th जाके पढ़ो पहले। अब डिबेंचर क्या रहते नहीं मालूम? बोलो जल्दी। हाँ, अब तो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट। अब तो एसपी से मैथ्स हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। क्या मैथ्स था? मैथ्स। मैथ्स था। नीलकंठ। बोलना। सर मेरा पार्वती था। प्रेम। एसपी। पक्का। ये नया पढ़ा क्या तूने फिर कुछ आज? पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, चार्ज पे। प्रोसेस है पूरा दिया हुआ 12th की टेक्स्ट बुक में। हाँ। करेक्ट। लोन होते हैं डिबेंचर, डेट सिक्योरिटी का पार्ट है। डिपॉजिट भी डेट सिक्योरिटी का पार्ट है। और इवन बॉन्ड्स भी डेट सिक्योरिटी का पार्ट है। और ये तीनों को आप सिक्योर कर सकते हो बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। फिक्स चार्ज क्रिएट करके। फिक्स चार्ज का मतलब आपने एसेट पे मॉर्गेज क्रिएट किया हुआ है। मतलब अगर आप किसी से लोन ले रहे हो तो आपने ये गुड्स किसी को गिरवी रखे हैं, और जब तक कि ये गुड्स फ्री फ्रॉम चार्ज नहीं हो जाते, मतलब आप गिरवी से छुड़ा नहीं लेते, तब तक कि ये गुड्स बेचने का अधिकार नहीं है आपको। समझ आया? बिकॉज फिलहाल अभी कोई राइट्स किसी और के क्रिएटेड है। यही मीनिंग, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर मीनिंग लियन का भी होता है, क्योंकि लियन में भी राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं। बट लियन इज नॉट एज सिमिलर एज चार्ज। नॉट एज सिमिलर एज चार्ज। जितना चार्ज का इफेक्ट है वैसा लियन का नहीं होता है। लियन थोड़ा सा सेपरेट चीज है। लेकिन यहां पर मैंने क्या क्या वर्ड्स लिखे ये देख रहे हैं आप। फ्री टाइटल, मतलब यहां पर फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरा, नो मॉर्गेज। तीसरा, नो चार्ज। चौथा, नो लियन। ये होना ही, तो हम बोलेंगे कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। मतलब एनकम्बरेंस के कितने मीनिंग है? एनकम्बरेंस, लियन, मॉर्गेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन, और हिंदी भाषा में गिरवी। समझ आया? पक्का? तो दो इम्प्लाइड वारंटीज पढ़ी अपन ने। पहला था एंजॉइंग अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, दैट इज क्वाइट पोजेशन। और दूसरा अपन ने पढ़ा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। और दोनों के सेक्शंस क्या है? पहले का सेक्शन क्या है? 14 बी। 14 बी, 14 ए क्या था? कंडीशन एज टू टाइटल था। करेक्ट है। तो 14 बी में उन्होंने क्या लिखा? ये वाला अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। तो ये दोनों अगर सेक्शंस को मैं जोड़ दूं 14 ए के साथ 14 बी को, तो इसका मीनिंग क्या बनता कि जब मैंने किसी से गुड्स खरीदे हैं, खरीदे बोले तो पूरे पैसे पे करके खरीदे हैं, तो वो गुड्स किसके हैं? प्योरली मेरे। मैं उन गुड्स का कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। और कोई उन गुड्स को यूज करने से मुझे रोक नहीं सकता। सर फिर आप फोन कैसे ले लेते क्लास के बीच में? फोन तो हमारा है। फोन तो प्रॉपर्टी भी हमारी है। फोन की प्रॉपर्टी भी हमारी है। फोन का पोजेशन भी हमारा है, पैसे भी हमने दिए हुए हैं। तो आप कैसे फोन ले सकते हैं हमसे? आप कैसे हमारा पोजेशन डिस्टर्ब कर सकते हो? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर आने के पहले ही तुमको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी गई थी, और तुमने आए हो मतलब तुमने वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को किया था एक्सेप्ट इम्प्लाइडली। समझा? और बस वो इम्प्लाइड कंडीशन और बीइंग अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आई कैन आई कैन डू सो। मैं वो फोन लेने के पूरे पूरे राइट्स में हूँ, मेरे पास पूरे पूरे पावर है। क्लियर हो गया? पक्का? खाएंगे अब च्युइंगम क्लास में? ले लेंगे।
दूसरा सेक्शन क्या है? फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस 14C होगा, करेक्ट। सेक्शन 14C। तो सीक्वेंस बना, सेक्शन 14A, B और C। ये हो गया आपका टाइटल, पोजेशन और फ्री फ्रॉम मॉर्गेज। समझा? इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, मैं बताता, रुको रुको, अच्छा वर्ड याद में आना है को, आज तुमको समझ भी जाएगा क्योंकि तुमने बहुत बार देखा होगा। देखा है क्या ये? ऑल राइट्स, यही है वो, ऑल राइट्स रिजर्व। क्लियर? धन्यवाद, टाटा।